Bismillahirrahmanirrahim, dear students. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we will discuss about our next lecture, and that is related to the second part of rotational motion. So in this second part, we will discuss about the some basic relationship between the linear and rotational physical quantities. After the discussions, then we will discuss about their applications and the equations of motion that are required for the rotational variables. So this topic is related to our course Mechanics 1 PHY 301 BS Food Science and Technology, third semester morning, fall 2021. So in the last lectures we have discussed about the rotational motion 1. पिछले लेक्चर के अंदर हमने रोटेशनल मोशन 1 को पढ़ा था and we have discussed about the angular position and radian and what how we can relate the angular position with the radian, angular displacement, angular velocity, angular acceleration, rotational motion under constant एंगुलर एक्सेलरेशन. इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में स्टडी किया है. आज के लेक्चर के अंदर we will discuss about the first thing, that is the rotational motion part 2, and the main thing is to develop the relation between the angular and linear quantities. आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं. आफ्टर दैट हाउ वी कैन compute the rotational kinematics, mean to say how we can extract the equations of motion for rotational motion, जिससे हम unknown values वगैरह को find out कर सकें. और हम इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करेंगे. सो एज वी कैन सी हियर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडीज हियर. तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने अपने डिस्कशन को शुरू किया था. तो वी हैव डिस्कस दैट कि आपके पास जो है वो एस इज इक्वल टू आर थीटा के हिसाब से आप एक आर्क लेंथ को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, एंगल के साथ. एंड दिस इज द फर्स्ट रिलेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि आपके पास ये जो थीटा है and this theta is directly proportional to the this arc length. So ये जो arc length है that is the linear length, और ये वाली कौन सा है that is the angular part. तो आपने इस तरह से इस इक्वेशन को यूज करते हुए that is basically the s is equal to r theta, इसको यूज करते हुए सबसे जो पहला रिलेशनशिप डेवलप किया था between angle and linear one quantities वो ये था कि ये आपके पास टेंजेंशियल लेंथ है और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास एंगुलर क्वांटिटी है. तो आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं जिससे तो इस वाले से आपके पास एस इज इक्वल टू आर थीटा वाली फॉर्म डेवलप की जा सकती है. सो इन दिस वे वी कैन रिलेट देम दैट के थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्क लेंथ, और जितना थीटा बड़ा होगा उतनी आर्क लेंथ बड़ी होगी एज यू कैन सी हियर. और हालांकि जबकि आपके पास जो कांस्टेंट है इट विल प्रिवेल एज के आर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. So that was the concept here about the general circular motion. For the case of rigid bodies, so we have the rigid bodies that के जैसे जैसे आपके एंगल जो हैं उनकी पोजीशन चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी लीनियर जो पोजीशन है वो रिलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस वे, और आप इस तरह से इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं. सो द प्रीवियस डिस्कशन वी हैव डिस्कस दैट कि आप इस दफ़ा बॉडी को रिजिड बॉडी के तौर पे कंसीडर करेंगे और उसकी या तो सर्कुलर शेप भी हो सकती है जिसको हम रेगुलर शेप कह रहे हैं, या फिर आपके पास तो है वो इर्रेगुलर शेप भी हो सकती है जस्ट लाइक यू कैन सी हियर इन दिस वे. कि ये वाली जो फिगर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी की मोशन को स्टडी कर रहे हैं जबकि उसका कोई ना कोई एंगल ओरिजिन के साथ डेवलप किया जा सकता है और उसकी मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं, और ये ओ एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है. तो इस रोटेटिंग बॉडी को हम रिजिड बॉडी के तौर पे कंसिडर करेंगे. सो इन द प्रेजेंट डिस्कशन वी विल अप्लाई और वी विल टू दिस बॉडी एज अ रिजिड बॉडी, ताकि इर्रेगुलर शेप इसलिए ली गई है ताकि हम पे थोड़ी सी चीज़ें और जनरलाइज करने में आसानी रहे. इस वजह से अब हम इस रिजिड बॉडी की बात करेंगे और इनके दरमियान रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे. आइए देखें हम किस तरह से इस रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं. आपने सपोज किया कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है जो कि ओ ओरिजिन के गिर्द घूम रही है और एक्स और वाई जो है वो उसकी डायरेक्शन है.
और वो पॉइंट पी को आपने ऑब्जर्वेशनल पॉइंट कहा है और जैसे-जैसे बॉडी रोटेट करती है सो द पॉइंट पी इज़ बेसिकली रोटेटिंग और जो इसकी रोटेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है with respect to x that is the theta. So we have here that the linear velocity is always tangent to the circular path called the tangential velocity. तो याद रखिएगा जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो सर्कुलर पाथ के हमेशा टेंजेंट होती है और उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं. सो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी. ये जो v है दैट इज द लीनियर वेलोसिटी एंड वी वांट टू रिलेट देम विद द ओमेगा. जो ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है. द सिचुएशन विल बी वेरी सिंपल. आपने मैग्नीट्यूड इज डिफाइन एज मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए बहुत सिंपल तरीकाकार है. एक्स इज इक्वल टू आर थीटा वाले हिसाब से आप कर सकते हैं. सो वी अप्लाई हियर एनी चेंज इन द linear displacement will occur in the angular displacement, so that will be equal to the delta s is equal to r constant है बाहर आ जाएगा और डेल्टा थीटा आ जाएगा. so this will be the equation. और any change with respect to the time डेल्टा s over डेल्टा t. ओके जी. ये r भी कांस्टेंट है तो इसके साथ कोई चेंज की नहीं होगी एंड दिस विल बी द डेल्टा t. सो डेल्टा एस और डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपके पास. इट विल become the velocity and r will be remains as r and delta theta over delta t will be become omega. So we have left with the v is equal to r omega. So this equation, as you can see here, in this equation we got the same result as. तो आपके पास से इस तरह से हम एक लीनियर रिलेशनशिप से हम एंगुलर और एंगुलर वाले से हम लीनियर वाले के अंदर फॉल कर सकते हैं. तो द डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर. तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर डेल्टा थीटा. तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं और ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर की फॉर्म में वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा भी लिखा जा सकता है. तो इस तरह से हम अपनी एंगुलर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी कन्वर्जन को स्टडी कर सकते हैं. So in the same way, we can also find out the relationship between the acceleration and tangential acceleration and the obviously we can also define the angular acceleration as well. So the process will be the same, but now the initial value of the equation will be different. क्योंकि पहले हमने s is equal to r theta से start किया था. Now we have the second phase of the equation that is the v is equal to r omega. तो आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा के ऊपर अगेन वही डेल्टा वाली टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं. आर कांस्टेंट था तो v इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा आ जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई है डेल्टा v ओवर डेल्टा t द चेंजिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो ये डेल्टा v ओवर डेल्टा t जो है इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t. तो उस वाले से ये आपके पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू आर अल्फा बन जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू आर अल्फा गिव यू द रिलेशनशिप बिटवीन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन. तो द कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है. द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी. सो द डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा आर ओमेगा. तो आपने सेम वही तरीक़ेकार को हमने फॉलो किया. डेल्टा वी इज इक्वल ओवर डेल्टा टी ये आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी आ जाएगा. तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं रिलेट कर सकते हैं. सो इन कंक्लूजन वी कैन फाइंड आउट दैट कि जिस तरह से आपके पास डिस्प्लेसमेंट था स्पीड थी या एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी थी इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट दी all other quantities in terms of angular quantities. So s is equal to r theta, s is equal to omega r, s is equal to alpha r. So r is the main factor that is using the conversion from this to this one. अगर आप लीनियर क्वांटिटीज के साथ r डिवाइड कर देते हैं तो एंगुलर क्वांटिटी आ जाती है. अगर एंगुलर क्वांटिटी के साथ r को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लीनियर क्वांटिटी आ जाती है. तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो s is equal to r theta, s is equal to r omega एंड एस ए इज इक्वल टू आर अल्फा. ये आपके पास जो है वो
कन्वर्टर हैं जो एंगुलर से लीनियर में और लीनियर से एंगुलर में फॉल करवा सकते हैं। सो रोटेशनल काइनेमैटिक्स जो है वो क्या चीज़ है, आइए इसको स्टडी कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ रोटेशन रोटेटिंग बॉडीज विदाउट द कंसर्न ऑफ देयर कॉज और देयर रोटेशन इज नोन एज द रोटेशनल काइनेमैटिक्स। तो अगर आपको याद हो तो हमने आम तौर पे आम जो सिंपल काइनेमैटिक्स ब्रांच पढ़ी थी मैकेनिक्स की, इसके अंदर यही था कि ऐसी स्टडी जिसके अंदर आपको ये कंसर्न नहीं होता कि बॉडी को रोटेट या बॉडी को मूव किसने करवाया, but you are just only concerned with their motion, with their study of motion कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, all these things। तो इस तरह की सिचुएशन अगर बन जाती हैं तो यू हैव टू स्टडी दैट ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स जिसके अंदर हम मोशन जिसके अंदर हम फोर्स का कंसर्न नहीं रखते। एक्चुअली द रोटेशनल काइनेमैटिक्स इज आल्सो द सेम थिंग, जिसके अंदर हमें रोटेशन प्रोवाइड करने वाली फोर्सेस का कंसर्न नहीं होता, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ उनके वेरिएबल्स का कंसर्न होता है जो रोटेशन के बाद हमारे सामने आते हैं। सो इन दिस वे we are defining here the study of rotating bodies without the concern of cause of their motion. Rotation is known as rotational kinematics. Under constant angular acceleration, we can describe the motion of rigid body by using the two sets of equation. So हम इस तरह से दो सेट्स बना सकते हैं अगर हमारे पास constant angular acceleration के अंदर अगर मोशन है। These are the similar to the kinematic equation for linear motion। तो ये हमारे पास वैसे ही होंगी जैसे आपने देखा होगा काइनेमेटिक इक्वेशन के साथ डेवलप किया था। एंड द रोटेशनल इक्वेशन हैव द सेम मैथमेटिकल फॉर्म एज द लीनियर इक्वेशन। सो याद रखिएगा कि दो चीज़ें बहुत सिंपल हैं। एक तो इनकी सिमिलैरिटी वैसी होनी चाहिए जैसे कि काइनेमेटिक इक्वेशन के साथ हमने लीनियर फॉर्म पिछले लेक्चर में की हैं। दूसरी जो है कि रोटेशनल इक्वेशन जो है हैव द सेम मैथमेटिकल फॉर्म, इन सब की इक्वेशन जो है मैथमेटिकल फॉर्म सेम होनी चाहिए एज द लीनियर इक्वेशन, जैसा कि लीनियर इक्वेशन वगैरह में हमने लास्ट टाइम किया है। बिकॉज ऑफ दैट कि आप जब एस इज इक्वल टू आर थीटा पुट करेंगे तो दे विल कन्वर्टेड इन द सेम रिलेशनशिप। सो यू कैन सी है आपके पास जैसे ही आप इन फ़ॉर्मूलाज़ के अंदर, सो दिस इज़ द पार्ट जो कि हमने सबसे पहले कर लिया हुआ था। और अगर आप गौर करें तो इसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है इन सारे वेरिएबल्स की जो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किए। एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा एंड हियर इज़ द ए इज़ इक्वल टू आर अल्फा। So these all values should be put in one by one in this equation। आप इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे और इसी क्वेश्चन में। सो यू कैन सी हियर कि जो आज जितनी भी क्वेश्चन के अंदर पुट किया जाएगा वो सारे के सारे जो है वो ख़त्म हो जाएगा आर, क्योंकि दोनों साइडों से एक जैसे वेरिएबल्स हैं तो ये कैंसल आउट होते जाएंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेरी जो है फाइनल वैल्यूज़ बच जाएँगी। सो इसका बहुत आसान तरीका है कि किस तरह से हमने करना है। एज़ यू कैन सी है ये वीएफ है, ये वीआई है, इसको डिफ़ाइन किया हुआ है हमने। हमने ए को डिफ़ाइन किया हुआ है, हमने एक्स को डिफ़ाइन किया है, एक्स भी हो सकता है, एक्स आई भी हो सकता है। तो इसकी कन्वर्ट हम किसको कर रहे हैं, किसके साथ ज़रा देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। आपने वीएफ को कन्वर्ट कर दिया है ओमेगा के साथ, तो ये ओमेगा एफ हो जाएगा। तो आपने जस्ट वी को ओमेगा से कन्वर्ट करना है, आई सबस्क्रिप्ट वगैरह सारे के सारे सेम रहेंगे। तो दिस इज़ द ओमेगा आई। ए को किस में कन्वर्ट करना था अल्फा के अंदर, वो हमने कन्वर्ट कर दिया है। एक्स किस में कन्वर्ट होना है थीटा के अंदर, एफ वैसे का वैसे आ जाएगा फिर। ठीक है जी। तो थीटा जो है विल बिकम एज आई। तो उस हवाले से आपके पास ओमेगा एफ ओमेगा आई अल्फा थीटा एफ थीटा आई ये सारी वैल्यूज जो है वो डेवलप होती जाएंगी और आपके पास जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली वैसे ही शिफ्ट होते जाएंगे। इस पूरी क्वेश्चंस के अंदर वी जस्ट हैव रिप्लेस द x with theta and v with omega and a with alpha। तो आपके पास सारी इक्वेशन जो है वही बन जाएंगी एंड दीज आर कॉल्ड दी
रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस जिसके अंदर आपके पास जो एक्सिस है वो रोटेट चेंज नहीं होता बल्कि वो कांस्टेंट रहता है। तो बहुत सारी इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आप काम करते हुए आप बहुत सारे अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई विल शेयर यू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसके अंदर आप देखेंगे सॉल्यूशन भी मौजूद होंगे। आप उनकी हेल्प के साथ-साथ ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं और इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रोटेशन काइनेटिक्स को पढ़ेंगे। जैसा कि आज काइनेमैटिक्स की बात की थी, तो उसमें फ़ोर्स का कोई कंसर्न नहीं होता, जबकि जब आप काइनेटिक्स की बात करते हैं, तो इट इंक्लूड दी फोर्सेस और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रोटेशन प्रोवाइड करने वाली फोर्सेस कौन-कौन सी होती हैं, उनका कोई ख़ास नाम भी है, उसको भी हम स्टडी करेंगे और उनके कोई ना कोई फर्दर जो है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डिस्कशन करनी हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को जॉइन कर सकते हैं। ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने क्वेश्चंस वगैरह और डिस्कशन को कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।